हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डीपीपी प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 यूनिट एंड डायमेंशंस के आज 10 क्वेश्चन और बनाए हैं मैंने। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें से 2-3 क्वेश्चंस जेई एडवांस तक के हैं। इसमें आपको ये क्वेश्चन जो मैं सीरीज बना रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये समझने में कि यूनिट एंड डायमेंशन से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो डीपीपी 1 का सॉल्यूशन आई होप आप देख चुके होंगे, आपने उसको प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। अब मैं डीपीपी सेकंड आज सॉल्व करने वाला हूं। ये जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, हमारी तैयारी जेई नीट की और हमारी तैयारी जीत की। सेज क्लासेस पेपर प्रैक्टिस पेपर 2 यूनिट एंड डायमेंशन। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हीट एनर्जी। आपको याद होगा मैंने जब डायमेंशंस के ट्रिक्स बताए थे उसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि एनर्जी का डायमेंशंस, हमारे डायमेंशंस एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी के डायमेंशंस का ट्रिक बताया था। एक ही होता है और वो होता है हमारा ml²t-2। तो देखो क्या ये ऑप्शन है हमारे पास ml²t-2। जी हाँ, बिल्कुल हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन ये करेक्ट हो गया। क्लियर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, ml²t-2। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अलग से लिख लो। सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको बता भी दूं कि जो क्वेश्चन है ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, जिसमें हो सकता है कि ऑप्शन एक से ज्यादा करेक्ट हो। तो इसमें हमें कैसे सॉल्व करना होता है, हमें इसमें हर एक ऑप्शन को बारीकी से समझना होता है। ध्यान देना, हर एक ऑप्शन को बारीकी से समझना पड़ेगा और उसके बिल्कुल बेस तक जाना पड़ेगा कि वो कहना क्या चाह रहा है, क्या ये सही हो सकता है या नहीं। और हो सके तो उसको प्रैक्टिकली किसी एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, ऑल द क्वांटिटीज मे बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन, हमें चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान रहे 4 ऑप्शंस हमें दिए हैं और हमें इसमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। चलिए सेकंड क्वेश्चन। अब पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है ऑल द क्वांटिटीज मे बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। क्या इट इज पॉसिबल है कि सारी क्वांटिटीज को हम डायमेंशनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी? बिल्कुल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, अभी अभी हमने पढ़ा ml²t-2। ठीक है, ये अभी अभी हमने एग्जांपल पढ़ा, ये इसका किसका हम ले सकते हैं, वर्क का। वर्क क्या होता है, F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। अच्छा, फोर्स का हमारे पास क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस की तो चलो लेंथ हो गई। अब m और l दोनों बेस क्वांटिटी है लेकिन a बेस क्वांटिटी नहीं है। अब a को हम और तोड़ सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यानी कि मास इंटू वी अपॉन टी इंटू एल। अब यहाँ पे भी देखो जो ये v है वेलोसिटी, ये बेस क्वांटिटी नहीं है। देखो स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑल द क्वांटिटीज में बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी। हम कितनी भी क्वांटिटी है क्या हम उनको बेस क्वांटिटी तक तोड़ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने वर्क को जो लिया, तो इसको अब ना तो फोर्स बेस क्वांटिटी नहीं है, एस डिस्टेंस बेस क्वांटिटी है, तो उसका हमने लेंथ डायमेंशन लिख लिया। फोर्स को तोड़ा हमने मास इंटू एक्सेलरेशन में, मास बेस क्वांटिटी है, लेंथ बेस क्वांटिटी है, बट एक्सेलरेशन बेस क्वांटिटी नहीं था। फिर एक्सेलरेशन को तोड़ा हमने वेलोसिटी अपॉन टाइम में, टाइम बेस क्वांटिटी है, मास बेस क्वांटिटी है, लेंथ बेस क्वांटिटी है, बट वेलोसिटी बेस क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसे ही इसको तोड़ सकते हैं। अब वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, फिर से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आप देखो अगर इसको जब पूरा पूरा ब्रेक किया तो m, ये वाला m, ठीक है, वेलोसिटी की जगह l अपॉन टी, और नीचे t ऑलरेडी था और ये l ऑलरेडी है। तो देखो ये क्या आ गया, ml²t-2। वापस टूट के वही डायमेंशन आ रहा है, यानी कि सारे डायमेंशंस को हम क्वांटिटीज को ब्रेक कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। इसका मतलब ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। अब देखो इसमें ए ऑप्शन सही है, इससे हम ये नहीं कह सकते कि भाई बी सी या डी गलत होगा। ध्यान रहे ए ऑप्शन सही है, हम इससे ये नहीं बोल सकते कि बी सी या डी गलत होगा। अब देखो बी ऑप्शन देखो, हम बी ऑप्शन देखते हैं। ठीक है,
बी ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर बी, a base quantity cannot be represented dimensionally in terms of rest of the base quantity। क्या अब देखो, अब बेस क्वांटिटी, कोई भी एक बेस क्वांटिटी है, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ रेस्ट ऑफ द बेस क्वांटिटी। बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, ध्यान से सुनो। बेस क्वांटिटी, कोई भी बेस क्वांटिटी लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं बेस क्वांटिटी यहाँ पे मास m ले लेते हैं, तो क्या हम मास को l और t के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते। इसका मतलब हमारा जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। देखो ए भी सही था और बी भी सही है। चलिए सी पे आते हैं। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? द डायमेंशन ऑफ द बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटी इज ऑलवेज जीरो। बिल्कुल सही बात है। अभी अभी जो मैंने एग्जांपल लिया इसी को देखो, मास हमने लिया था, यानी कि यहाँ पे एल जीरो होगा और टी जीरो होगा मास के लिए, तभी तो डायमेंशन ये बनेगा। तो ये देखो वही बोला है, द डायमेंशन ऑफ द बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटी इज ऑलवेज जीरो। एक बेस क्वांटिटी का डायमेंशन दूसरे बेस क्वांटिटी टर्म में जीरो होगा। देखो मास एक बेस क्वांटिटी है और एल और टी दूसरे बेस क्वांटिटी है, तो दूसरे बेस क्वांटिटी क्या होंगे? जीरो में होंगे, तभी तो फर्स्ट बेस क्वांटिटी बनेगी। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अब देखो गलत क्या होगा, क्या पता डी भी सही हो, है ना। द डायमेंशन ऑफ अ डिराइव्ड क्वांटिटी, ध्यान से सुनना, द डायमेंशन ऑफ अ डिराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर जीरो इन एनी बेस क्वांटिटी। क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी एक डिराइव क्वांटिटी बनाए, ठीक है, हम कोई भी एक डिराइव क्वांटिटी हम लिखें और उसका जो डायमेंशन है, द डायमेंशन ऑफ द डिराइव क्वांटिटी इज नेवर जीरो इन द टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी, उसमें कोई बेस क्वांटिटी हो जो कभी जीरो ना हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसको तो सिंपल सिंपल एग्जांपल ले लो, स्पीड या वेलोसिटी, चाहे स्पीड ले लो या वेलोसिटी ले लो। देखो स्पीड का डायमेंशन या वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? एल टी माइनस वन। आ गया नहीं आ गया? अब इसमें देखो, हम इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं, एम जीरो एल टी माइनस वन, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? अब देखो डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ जीरो आया कि नहीं आया? आ गया, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा गलत है, यानी कि तीन ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन में सही है, ए बी सी तीनों करेक्ट है। तो ये कुछ आपके एडवांस लेवल में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे एक ऑप्शन से ज्यादा करेक्ट ऑप्शंस हो सकते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में थ्योरेटिकल या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं ये, और ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जेईई मेंस और एडवांस के लिए। फर्क इतना होता है कि हो सकता है इसमें एक से ज्यादा सही क्वेश्चन हो, तो आपको उसे बहुत ध्यान से एक एक उसके ऑप्शंस को समझना होगा, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे देखो, केबीसी खेलने हैं हम यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे, क्लियर दिख रहा है थर्ड क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। द डायमेंशन एम एल माइनस वन टी माइनस टू में कॉरस्पॉन्ड टू, अब देखो एम एल माइनस वन टी माइनस टू किसका ऑप्शन हो सकता है? ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसे मैं रब कर देता हूँ। चलिए हम करते हैं थर्ड। थर्ड है द डायमेंशन एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है, मे कॉरस्पॉन्ड टू। चलो चारों निकाल के देख लेते हैं, पता लग जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है वर्क डन। वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है? एफ इंटू एस, ठीक है। फोर्स का क्या होता है? एम एल टी माइनस टू इंटू एल, तो ये क्या बना? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ऑप्शन में क्या है? एम एल माइनस वन टी माइनस टू, तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता भाई, ठीक है ना। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, बी। बी ऑप्शन है हमारा लीनियर मोमेंटम। क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास क्या हुआ? एम, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, तो एम एल टी माइनस वन। दूसरा भी नहीं है। चलो तीसरा देखते हैं, प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, अभी ऊपर निकला देखो, और एरिया का नीचे क्या होगा? एरिया का नीचे क्या होगा? एल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? एम, अब देखो एक एल स्क्वायर से कट जाएगा, बचेगा क्या? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये हो गया हमारा सी सही ऑप्शन। लेकिन बेटा एक बात हमेशा याद रखना, अभी मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया, ऑप्शन सारे के सारे ऑप्शंस पे जाओ और देखो, अगर थर्ड ऑप्शन सही हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां पे छोड़ के नेक्स्ट स्विच कर दोगे, हो सकता है फोर्थ भी सही हो, ठीक है।
और अगर उसमें बोला है कि यस मोर देन वन ऑप्शंस कैन बी करेक्ट, उसमें टिक हो सकते हैं, या फिर उसको हमें कहीं पे लिखना हो तो हम लिख भी सकते हैं, तो दो ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ तक मुझे लग रहा है फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको अभी। अब देखो यहाँ पे ये डी ऑप्शन निकाल के दिखा रहा हूँ मैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी का क्या होता है, ml²T-2, और पर यूनिट वॉल्यूम मतलब L3। अब देखो L² से L3 कट गया, ये क्या आया, ml-1T-2 आ गया, नहीं आ गया, देखो दोनों। तो इसका मतलब C एंड D बोथ आर करेक्ट, C एंड D बोथ आर करेक्ट, ये देखो, ठीक है, मजा आ रहा है, सी एंड डी बोथ आर करेक्ट। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल आ गया है। अरे कहाँ भाग गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसे रब कर लेते हैं। एक एक न्यूमेरिकल को ध्यान से समझ के करिए, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब देखो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इस केस में आपने क्या करना है, सबसे पहले तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखो, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है। अच्छा R इज इक्वल टू वी अपॉन आई फॉर्मूला होता है, एक काम करते हैं, इसके लिए पहले तो V निकालते हैं, ठीक है। V का फॉर्मूला क्या होता है, V का फॉर्मूला होता है W अपॉन Q, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, W अपॉन Q। अच्छा Q को हम क्या लिख सकते हैं, Q को हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू क्यू हो गया। ये V को अगर V की जगह हम W अपॉन Q पुट करें तो सोचो कि Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q क्या होता है, IT होता है ना। तो इसको अगर हम यहाँ रिप्लेस करें तो R इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, V की जगह W अपॉन Q, और Q की जगह Q इंटू आई आएगा, और इसे हम लिख सकते हैं W अपॉन Q क्या होता है, I इंटू टी, तो I²T आ जाएगा। अब यहाँ से इसके डायमेंशन लिख लेते हैं, तो यहाँ से इसके डायमेंशन क्या होगा, वर्क डन का डायमेंशन ml²T-2 डिवाइडेड बाय करंट का डायमेंशन एम्पियर का स्क्वायर और T, तो ये कितना हो गया, देखो ml²T-3 a-2, ml²T-3 a-2। अब देखो ml²T-3 a-2 कौन सा ऑप्शन है, ml²T-3 a-2 सेकेंड ऑप्शन है, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन, क्लियर है, फोर्थ क्वेश्चन समझ में आया। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ml-1T-2 डज नॉट रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। देखो अगर डज नॉट पूछा है ना, तो मुझे लगता कि इसमें आपको सॉल्यूशन करने की जरूरत भी पड़ेगी। अगर आप इसमें स्क्रीन देखो, ये रब कर देता हूं मैं पहले, हाँ अगर आप इसमें स्क्रीन पे, इसमें अपने स्क्रीन पे उसका, या फिर आपके पास अगर पेपर हो या स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, तो आप इसमें ऑप्शंस देखो। मेरे ख्याल से एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी आपको सामने दिख जाएगा, जहां तक मुझे दिख रहा है, देखो स्ट्रेन, स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है, इट्स अ रेशियो, ठीक है। तो सीधे सीधे आपका ऑप्शन आ गया क्या, थर्ड ऑप्शन स्ट्रेन, ठीक है। ये हमारी किसी को रिप्रेजेंट नहीं करती, इट्स अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वांटिटी पे चलते हैं, सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, 6 और 7 दोनों आ गया, चलो सॉल्व कर लेते हैं। पहले सिक्स क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन हमारा कह रहा है द फिजिकल क्वांटिटी नॉट हैविंग द सेम डायमेंशन। अब देखो बेटा यहाँ पे इस चीज को सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ये हमारा इतना इजी नहीं है, इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। जैसे हमारा पहला आ रहा है स्पीड एंड म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। देखो स्पीड का केस जो होता है वो होता है LT-1, ठीक है। और स्पीड ही हम देखो, ये जो रिलेशन होता है C इज इक्वल्स टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये एक रिलेशन होता है जो आप आगे पढ़े होगे, अभी आपने नहीं पढ़ा होगा,
तो यहां से हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टू द पावर, अब अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है, रिवर्स में है तो माइनस, इसका मतलब स्पीड इसके बराबर है, तो स्पीड का डायमेंशन इसके यूनिट डायमेंशन बराबर होंगे, तो हमारा ए ऑप्शन तो भाई बिल्कुल सही है। ठीक है, तो द फिजिकल क्वांटिटी नॉट हैविंग सेम डायमेंशन, तो ये तो डायमेंशन सेम होते हैं, तो ए तो नहीं हो सकता। चलिए बी देखते हैं। बी ऑप्शन हमारा आ रहा है टॉर्क एंड वर्क। भाई टॉर्क होता है टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ और डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस। ठीक है, फोर्स फोर्स आर एस, डिस्टेंस आर डिस्टेंस, यानी कि दोनों ही इक्वल होंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। चलिए थर्ड ऑप्शन देखते हैं, मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। मोमेंटम, अब देखो एंगुलर मोमेंटम की बात नहीं हो रही है, वरना हम रिलेशन यूज कर लेते हैं एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम होता है, बट यहाँ पे लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है। लीनियर मोमेंटम के केस में पी इज इक्वल्स टू एम इंटू वी होता है। ठीक है, और ये हो रहा है प्लैंक्स क्वांटेंट, तो मेरे ख्याल से यही एक क्वांटिटी है जिसका सेम डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, तो सी हम करेक्ट कर सकते हैं। एक बार डी देख लेते हैं, डी कौन सा है, स्ट्रेस एंड यंग मॉडुलस। देखो यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये फॉर्मूला होता है यंग मॉडुलस का, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब आप एक बात बताओ, स्ट्रेन जो है इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसका मतलब जो स्ट्रेस का डायमेंशन हुआ वो यंग मॉडुलस का डायमेंशन बराबर होगा, तो ये भी नहीं हो सकता, यानी कि सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 वाला क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है 7th वाला। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 7th क्वेश्चन कहता है इन s इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी, एस इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। ठीक है, s इज मेजर्ड इन मीटर, s को हम मीटर में मेजर कर रहे हैं। ठीक है, एंड t इन सेकेंड्स द यूनिट ऑफ c। देखो हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे भाई, सारा हमने पढ़ा एलएचएस के डायमेंशन आरएचएस के डायमेंशन बराबर होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने पढ़ी है, एप्लीकेशंस में हमने सारा कुछ पढ़ा हुआ है, तो यहाँ से हम सिंपल क्या यूज़ कर सकते हैं, जो हमें निकालना है उसको इक्वेट कर दो, एस इज इक्वल्स टू सी टी स्क्वायर, एस की यूनिट क्या होती है मीटर, सी की यूनिट निकालनी है और टी की मीटर होती है सेकेंड स्क्वायर, तो सी इज इक्वल्स टू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द आंसर। तो ये देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कौन सा आंसर है, फोर्थ, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे यहाँ पे कौन सा करेंगे, 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, अब 8th करेंगे। ये देखो आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, 8th भी आ गया और 9th भी आ गया। चलिए 8th करते हैं पहले। बच्चों 8th क्वेश्चन देखो, स्टूडेंट्स 8th क्वेश्चन देखो, चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो ये फिर से वही वैसा जेई मेंस और एडवांस टाइप का क्वेश्चन आ गया है, इसमें भी हर एक ऑप्शन को ध्यान से समझना है और देखना है कि क्या सही हो सकता है क्या सही नहीं हो सकता है। ज़्यादा ज़रूरी है कि आप तुक्का ना लगा के ये समझो कि भाई इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या होगा, है ना। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट, ध्यान से देखिए, अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट, भाई हाँ ठीक है हो सकती है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन तो करेक्ट हो ही सकती है, उसमें कोई वैसी बात तो है नहीं। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन हो गया, सही हो गया। जैसे इक्वेशन ले लो, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो ठीक है, तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है ये, तो ये तो करेक्ट होगी, तो पहला ऑप्शन तो सही है। चलिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट। अब ये क्या बात है, अब डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट, क्या ये पॉसिबल है कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इनकरेक्ट हो सकती है, सोचो आप, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है लेकिन इट में भी इनकरेक्ट, बिल्कुल हो सकता है, तो ये ऑप्शन भी सही है। सी ऑप्शन देखो, अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट। अब हम कहें कि डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन जैसे एस इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी स्क्वायर है,
या v इज इक्वल टू, ठीक है, यू टी प्लस ए टी है। अब डायमेंशनली ये इनकरेक्ट है, क्या ये इक्वेशन करेक्ट है? इनकरेक्ट इक्वेशन करेक्ट हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक है, तो अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं, सी ऑप्शन गलत हो गया। और डी क्या है? अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में बी इनकरेक्ट। अब देखो डायमेंशनली जो इनकरेक्ट होगी वो तो गलत होगी, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देखो तीन ऑप्शन सही हैं, ए बी और डी, तीनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ध्यान रहे ऐसे क्वेश्चंस के बारे में। चलिए नाइन्थ करते हैं। नाइन्थ हमारे पास क्या है? नाइन्थ हमारे पास है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी का डायमेंशन निकालना। ये तो आप सबको आता ही होगा, एक बार फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्स, देखो एफ इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर होता है। यहाँ से जी निकाल लेते हैं, जी इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम वन इंटू एम टू हो गया। चलिए डायमेंशन पुट करते हैं, डायमेंशन फोर्स की एम एल टी माइनस टू, ठीक है, और इंटू डिस्टेंस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम इंटू एम। क्लियर है? अब यहाँ से देखो m से m कट जाएगा, तो डायमेंशन क्या आया? एक नीचे वाला m है, ये हो जाएगा m माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू। क्या ये ऑप्शन है? m माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, बिल्कुल ओके। तो ये है हमारा सेकेंड ऑप्शन, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, m माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे आज की प्रैक्टिस पेपर का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन, ऐसी कौन सी पेयर क्वांटिटीज है जिनके डायमेंशन सेम होंगे? अब देखो ऐसे केसेस में भी आपको सारे फॉर्मूले एक बार देखने पड़ेंगे, जो जो ऑप्शन हमें गिवन है उन ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन हमें गिवन है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन लास्ट सॉल्यूशन है, फर्स्ट ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट लेंथ होता है, वेलोसिटी एल टी माइनस वन होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, सेकंड आते हैं टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो होता है वन अपॉन टाइम पीरियड होता है, और दूसरा भी टाइम है, तो वो तो इन्वर्स हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, सी ऑप्शन वेवलेंथ लेमडा फोकल लेंथ, तो वेवलेंथ का डायमेंशन एल, फोकल लेंथ का डायमेंशन भी लेंथ है दोनों एल, तो सी ऑप्शन तो सही है। और डी ऑप्शन देख लेते हैं, फोर्स और एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन का डायमेंशन एल टी माइनस टू, फोर्स का एम एल टी माइनस टू, तो भाई ये भी गलत है, तो यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आज की हमारी सेज क्लासेस की सेकेंड डीपीपी यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसी तरीके से मैं यूनिट एंड डायमेंशन के और क्वेश्चंस बनाऊंगा। अभी अभी तो देखिए हमने पहली डीपीपी के 11 क्वेश्चंस और यहाँ के हमने कितने करे 10, तो 21 क्वेश्चंस हमारे यूनिट एंड डायमेंशन के हो चुके हैं। अभी थोड़े सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे साथ में एमसीक्यू के साथ, ताकि आप सब्जेक्टिव की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपके एग्जाम्स में काम आएगा, होम एग्जाम्स में भी काम आएगा, स्कूल्स में भी। ठीक है, तो please subscribe my channel and please share it so that everyone can take a benefit for that of it. So thank you everyone.